फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। सो हमारा लास्ट चैप्टर एक रह गया था विच इज़ चैप्टर 9 न्यूक्लियर फिजिक्स। एक सेकेंड रुकेगा, इंटरनेट बंद कर देते उसका फ़ायदा होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब नहीं करती। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 9 न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि न्यूक्लियस की जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं, ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर आप न्यूक्लियस की स्टडी करें वो न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन जो है वो कितना टाइम हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो आप बोलेंगे कि वो हैवी होता है 1836 टाइम्स। ठीक है, सी आंसर होगा, लेकिन जो कॉमा है ना वो यहाँ लगेगा। सही है, वैसे कॉमा ना भी लगाओ तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई हो। अच्छा भाई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना बेटा, एक बात याद रखना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, मैंने इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो शुआएँ निकलेंगी ना वो इस बैग को ना यानी जो रेज निकलेंगी वो इस जो बॉक्स है ना उसको डैमेज करते हुए बाहर चली जाएंगी। और आपको पता है ना कि रेडियो एक्टिव रेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, तो इसी वजह से हम इसको कौन से ऐसे बॉक्स के अंदर रखें कि इसकी जो रेज है वो बाहर नहीं निकले। तो वो जो बॉक्स हमारे पास होता है वो लेड का होता है। इज़ दैट क्लियर? अच्छा भाई, डैश इमिट्स हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन। अब आपके सामने ना कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए होंगे, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है इन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो बहुत हाई पावर की गैमा रेडिएशंस, ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होता है, गैमा रेडिएशंस जो है वो क्या कहते हैं इमिट करता है। और गैमा रेडिएशन क्यों इमिट करता है? ताकि अगर जो जॉइंट्स होते हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो क्रैक्स आ गए हो तो उसको मालूम करने के लिए, तो वो याद रखना वो होता है कोबाल्ट 60। ये CO जो है ये एक एलिमेंट है जिसका नाम है कोबाल्ट या कोबाल्ट कहते हैं वैसे इसे। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या चीज़ बताते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वो बताते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर। अच्छा भाई, अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ तो हमें कुछ भी एटॉमिक नंबर जैसा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो क्या है? तो देखो एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर और बात सेम ही है। ठीक है, चार्ज मास लिखा होगा तो वो कहानी कुछ और होती है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, एक और MCQs है, मैं वैसे ही करवा रही हूँ, लिखा हुआ नहीं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो चीज़ आएगी उसको मैं क्या बोलूँगी? उसको मैं बोलूँगी मास नंबर। क्या बोलूँगी? मास नंबर। वो मास होगा किसी भी एटम का, एटॉमिक मास कह लूँगी मैं से। अच्छा भाई, सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होती है? याद रखना गैमा रेज होती है। और कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा हाई पावर की गैमा रेडिएशन को निकालता है? तो हमने ही पढ़ा था कोबाल्ट 60। ऐसी रेज जो कि डिफ्लेक्ट नहीं हो पाए किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से। भाई देखो, डिफ्लेक्शन कब होती है? अगर कोई पॉजिटिव चीज़ से टकरा जाए, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ किसी पॉजिटिव चीज़ से टकरा जाए तो क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी। सही है। अच्छा भाई, अब होता क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, ये ऐसी फील्ड्स होती हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो फिर मैग्नेट का चक्कर होता है साउथ नॉर्थ का। लेकिन गैमा के ऊपर ना कोई चार्ज ही नहीं होता। जब इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो ये तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करेगी ना। ठीक है। अच्छा भाई, यूरेनियम एक एलिमेंट है, उसके अंदर से जो इनविजिबल ऐसी रेडिएशन जो आपको नज़र नहीं आती वो निकलती हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है निकलने का उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अच्छा भाई, ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल करता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि अल्टरनेटर तो दूसरी चीज़ है जो अल्टरनेट करेगा किसी भी चीज़ को। ठीक है। अच्छा भाई, लेज़र को आप किस फील्ड में स्टडी करते हो? इसको आप स्टडी करते हो एटॉमिक फिजिक्स में। डैश हैज़ बिन फाउंड इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक डिजीज़ है, इसको आप कौन से आइसोटोप से, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आप इसको ट्रीट करते हैं? तो आप इसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से करते हैं। सिलिकॉन का नाम आपने कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा भाई, अगर न्यूक्लियस जो है एटम का वो टूटता है और उससे कोई भी दो चीज़ें बनती, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। डैश हैज़ बिन वाइडली यूज टू रिमूव कैंसर्स। अगर देखो कैंसरियस ट्यूमर्स को भी बॉडी से रिमूव करना है ना, किसी के फॉर एग्जांपल ब्रेन में ट्यूमर हो गया, तो अगर उसको रिमूव करना है तो उसके जो ट्यूमर है ना उसके ऊपर जो रेज फेंकी जाएंगी, स्ट्राइक करवाई जाएंगी, वो भी कोबाल्ट 60 होंगी।
ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये ऐसे प्रिंसिपल में काम करता है जिसके अंदर न्यूक्लियस टूटता नहीं है बल्कि जुड़ती हैं दो चीज़ें, यानी कि फ्यूजन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अच्छा भाई, ऐसी रेस जो कंसिस्ट ऑफ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको हम कहते हैं बीटा रेस। जो प्रोटॉन पर उनको अल्फा कहते हैं, और गैमा जो है वो तो आपको कहते हैं न्यूट्रल है। आइंस्टाइन की थ्योरी क्या थी भाई? रटा रटाए हर जगह अक्सर डीपीज पे नज़र आ जाएगा फिजिक्स के टीचर के, E=mc²। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इक्वेशन है। इसके अंदर ये कहते हैं कि जितनी भी एनर्जी होगी, ठीक है, या जितना भी मास है, अगर आप उसे स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी चीज़ में से लेकर जाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। अच्छा भाई, ऐसा सिस्टम जिसको आप ऑब्टेन करते हैं, द सिस्टम यूज टू ऑब्टेन अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड। भाई देखो, ऐसा सिस्टम जिससे आप हीट के अमाउंट को न्यूक्लियर फ्यूजन से जो प्रोड्यूस हो रहा है, चेन रिएक्शन से जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। अच्छा भाई, जो प्रोटॉन का मास है वो किसके इक्वल होगा? वो याद रखना, वो हमेशा न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास से तो ये डबल होता है। सही है। अच्छा भाई, इन डैश रिएक्शन टू लाइटर न्यूक्लियर। अब देखो, दो लाइटर न्यूक्लियर आपस में जुड़ रहे हैं, ये दो न्यूक्लियस है, ये आपस में जुड़ के एक बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन। ठीक है। और अगर ये एक न्यूक्लियस है, इससे दो बन रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे फ्यूजन। क्या कहेंगे? फ्यूजन। अच्छा भाई, डैश इज़ द मास रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ चेन रिएक्शन। ऐसा मास जिसको आप स्मूथ चेन रिएक्शन को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्रिटिकल मास कहते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, द टाइम विद इन विच हाफ ऑफ द एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिके। ऐसा टाइम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का हाफ जो है एटम, यानी कि एटम का जो हाफ है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डीके स्टार्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ एटम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरा प्रोसेस। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। यहाँ पर आपके फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स को मैंने समझा दिया है। इस तरह से हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे हमने फिजिक्स के कोर्स को कंप्लीट करवा दिया मैट्रिक के। अगर आप लोगों का स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आप लोग अफेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 2 डेज़ का डेमो मिल जाएगा। ठीक है।